नमस्कार ओमकार जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। अंजू जी नमस्कार। बहुत धन्यवाद आपका याद करने के लिए। सर, राहुल गांधी संसद परिसर में जो ड्रामा करते हैं, अडानी के नाम पर थैले लेकर घूम रहे हैं, टी-शर्टें पहनकर घूम रहे हैं, मुँह पर मास्क लगाकर घूम रहे हैं, ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन क्या इसलिए बनाया गया उनको? कि वो ये सब करें? क्या अंजू जी आप भी कैसी बात करते हैं। इतने यूनिक आइडियाज लेकर के आ रहे हैं वो। कभी ब्लैक कपड़ों में आ रहे हैं, कभी ब्लैक मास्क लगा करके उस पर अडानी मोदी एक हैं नारा लिख करके ला रहे हैं। कभी वो झोला जो वो पुराने जमाने के वामपंथी लटका करके चलते थे, वो काला झोला और उस पर जो है मोदी जी की और उनके कार्टून अडानी के लेकर के आ रहे हैं। और आप कह रही हैं कि साहब वो जो है बेचारे कुछ कर ही नहीं रहे हैं। इतने मतलब ब्रिलियंट आइडियाज के साथ नेता प्रतिपक्ष वहां पर अपनी मेधा का परिचय दे रहे हैं, और आप लोग सीरियसली लेते ही नहीं है राहुल गांधी को। ये बड़ी खराब बात है। सर मतलब सर आप एक चीज और याद दिलाएं, वो मास्क में उनके दो जो एमपी आए थे, एक ने मोदी जी का मास्क लगाया था, एक ने अडानी का, कितना अच्छा इंटरव्यू कर रहे थे राहुल गांधी उनका। आप सही कह रहे हैं, हाँ बड़े वो टैलेंटेड, लेकिन सदन में बैठने की लायक नहीं लगते। बाहर कहीं ड्रामा कंपनी ज्वाइन कर ले, नुक्कड़ नाटक करना शुरू कर दे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इस आदमी के भीतर टैलेंट कूट कूट करके भरा हुआ है। लोग समझ नहीं पा रहे, ये देश नहीं समझ पा रहा है, मीडिया नहीं समझ पा रहा है। अब आप देखिए, मुझे मुझे ये बताइए कि इससे पहले आपने कभी देखा किसी को धान की रोपाई करते हुए किसी खेत में जा करके, और माइक लगा करके वो धान की रोपाई किसी ने की हो? नेता प्रतिपक्ष ने या किसी विपक्षी दल के नेता ने या सत्ता पक्ष के दल के नेता ने? किसी ने नहीं की। लेकिन राहुल गांधी ने की। वो मोटरसाइकिल कैसे ठीक की जा सकती है कहीं अगर खराब हो जाए, वो सीखने के लिए बाइसिकल वो मोटरसाइकिल मैकेनिक के पास गए। कैसे मतलब कुली सामान को ढोते हैं, वो देखा आपने। ये सारा मतलब इतना टैलेंट उस आदमी के भीतर भरा पड़ा है। वो अ, वो कारपेंटर कैसे काम करता है ये जानने के लिए पहुंचे। और तो और लालू जी के पास वो सावन के महीने में जो है मटन कैसे बनाया जाता है ये सीखने के लिए पहुंच गए। उस आदमी के भीतर सीखने की कितनी ललक है, इसको तो आप लोग जो है अनदेखा कर देते हैं, और चाहते हैं कि साहब वो ना सीखें जिंदगी में कुछ भी, और उसका प्रदर्शन भी ना करें जितना कुछ सीखा है उन्होंने। तो ये तो बड़ी खराब सी बात है। लेकिन चलिए अब सीरियस नोट पे आते हैं। इनकी उम्र 54 साल हो चुकी है। 2004 में पहली बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने गए थे, अब 2024 है, तो 20 साल का संसदीय अनुभव जो है वो किसी भी व्यक्ति के लिए मेरे विचार से काफी होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन क्या आपने इन करीब करीब 20 साल के इनके संसदीय जीवन में कभी भी कोई एक यादगार भाषण किसी विषय पर सुना है जिसको हम संजो करके रख सकें, या जिसको हम दूसरों को फॉरवर्ड कर सकें कि देखो भाई राहुल गांधी ने कितने रिसर्च के साथ, तथ्यों के साथ सरकार को बैकफुट पर धकेला था। या जब इनकी सरकार थी तब भी ये 10 साल तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे ही, 2004 से 2010 तक। तब तो सारी व्यवस्थाएं इन्हीं की थी। जितना भी रिसर्च वर्क कराना था तो उसके लिए भी आदमी थे इनके पास में। किसी विषय पर कोई यादगार भाषण उन 10 सालों में दिया हो, या इन 10 सालों में दिया हो जब ये विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं, ऐसा मुझे कभी याद नहीं आता। ड्रामेबाजी ये संसद के बाहर भी कर रहे हैं। 25 नवंबर से लेकर के आज 11 दिसंबर हो गई, ये पार्लियामेंट के भीतर भी नाटक नौटंकी ही करते रहे हैं। वो जेस्चर याद करिए, जब 40 मिनट का भाषण इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दिया था, और उसके बाद जब भाषण खत्म किया तो उसके बाद जाकर के मोदी जी के ही गले पड़ गए जाकर के ये। तो ये नाटक नौटंकी करने की तो इनकी पुरानी आदत है। तो आप ठीक कह रही हैं कि भैया या तो किसी ड्रामा कंपनी में
भर्ती हो जाओ या कोशिश करो मुंबई जाकर के। इनके तो चाहने वाले बहुत हैं मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में, जो इन कोई ना कोई विलेन का या कोई दूसरा करेक्टर आर्टिस्ट का कोई तो रोल दे देंगे। तो ड्रामेबाजी अच्छी करते हैं दोनों बहन भाई, वहां पर अपनी किस्मत आजमानी चाहिए। पर जहां तक देश के मुद्दों का प्रश्न है, देश के सामने जो वास्तविक मुद्दे हैं, उनसे तो इनका कोई लेना देना है नहीं, ना ये उन मुद्दों को जानते पहचानते हैं। इनके जो सलाहकार मंडली में जो लोग हैं, वो जो जो इनको सलाह देते हैं कि जाके धान की रोपाई कर दो, वहाँ की वीडियोग्राफी करा लो, मोटर मैकेनिक बन जाओ, ट्रक ड्राइवर के पास बैठ करके गप्पे सप्पे मारो, वीडियो बना लो, कभी पहलवानों के अखाड़े में पहुंच जाओ, वहां पर जो है बजरंग पूनिया और दूसरे पहलवानों से बात करो, उसकी वीडियो बना दो, तुम्हारा ये यूट्यूब चैनल भी चल जाएगा। भले ही अंजू पंकज और ओंकार चौधरी का कोई वीडियो देखे ना देखे, पर तुम्हारा तो जरूर देखेगा, क्योंकि बिल्कुल। तुम एक अलग ही किस्म के यूट्यूबर हो। ऐसा तो आज तक किसी ने नहीं किया। हालांकि इनकी नकल मार करके बाद में कपिल सिब्बल और कुछ दूसरे पॉलिटिशियन ने भी अपने चैनल बनाए हैं, लेकिन मुझे पता नहीं वो कितने देखे जाते हैं। मैं तो राजदीप सरदेसाई का यूट्यूब चैनल देखने गया था, तो उसके तो सब्सक्राइबर ही नहीं बढ़ रहे। कुछ सर वो लोगों के रवीश, उसको रवीश से मंत्र ले लेना चाहिए। रवीश के तो 24 घंटे में 15 लाख हो गए थे। तो राजदीप सरदेसाई को टिप्स सारी ले लेनी चाहिए रवीश से। पर सर आप ये बताइए कि सोरोस का मुद्दा जो है, क्या वो अब कांग्रेस पार्टी खासतौर पर गांधी परिवार के गले की फांस बन गया है? जिस तरीके से पहली बार बीजेपी के सांसदों ने सदन में सबूतों के साथ आरोप लगाए हैं, इस बार सोरोस के मुद्दे पर बीजेपी फ्रंट फुट पर खेल रही है। तो आपको लगता है कि इससे बच पाना नामुमकिन हो गया है गांधी परिवार को, इसीलिए अडानी अडानी और राज्यसभा में उपराष्ट्रपति के खिलाफ वो लोग अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ गए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी काफी सालों से शरीफों की तरह बिहेव कर रही थी, बड़ा संजीदा किस्म की राजनीति कर रही थी, सिंसियरिटी के साथ, गंभीरता के साथ। वो चलो, इनका ये विपक्ष में है, इनका हंगामा करने का भी हक है, मुद्दे उठाने का भी हक है। लेकिन जब आप ब्लो द बेल्ट जो है जाकर के आप इस तरह की हरकतें करने लगो और इस तरह की चीजें करने लगो कि जो आपकी देश की इकोनॉमी पर भी असर डालती हो, जो विदेशों से आने वाले पूंजी निवेश पर भी असर डाल रही हो, जो भारत विरोधी ताकतें चाहती हैं वैसा बिहेव आप करते हुए दिखाई दे रहे हो, तो पानी जब सर से ऊपर जाना शुरू हो जाता है, जब देश के ऊपर आंच आती है, जब राष्ट्र हित प्रभावित होने लगते हैं, तो फिर कोई भी चाहे पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो या इनकी जगह कोई और पार्ले इसमें सत्ता में हो, उसको चौकन्ना हो जाना चाहिए। और फिर जिन डर्टी पॉलिटिक्स और हथकंडों के जरिए ये अपनी राजनीतिक रोटियां चमकाने की कोशिश कर रहे हैं या दूसरों के हित साधने की कोशिश कर रहे हैं, राष्ट्रीय हितों पर चोट पहुंचा करके, तो ऐसे लोगों को उनकी जगह भी दिखानी चाहिए, उनको पूरी तरीके से एक्सपोज भी करना चाहिए। और मैं देर से ही सही, नींद से जागी है भारतीय जनता पार्टी, और इस बार किसी और को नहीं, बीजेपी ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुना है इस मुद्दे को राज्यसभा में रखने के लिए। और दूसरी तरफ जो है उनके जो तेज तर्रार प्रवक्ता हैं सुधांशु त्रिवेदी और संबित पात्रा, उनको कहा गया है कि आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया को संभालिए, नड्डा जी सदन के भीतर चीजों को देखेंगे। वो सदन के नेता भी हैं राज्यसभा में और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने तथ्यों के साथ ये चीजें रखी हैं, बताया है, वो उसको प्रमाणित करने को तैयार हैं, सदन के पटल पर वो तथ्य रखने को तैयार, दस्तावेज रखने को तैयार। और उन्होंने ये इस्टेब्लिश किया है कि सोनिया गांधी के जॉर्ज सोरोस से डायरेक्ट लिंक हैं।
जो उनका फाउंडेशन है, हर्ष मंदर, उसमें भारत के प्रतिनिधि हैं। हर्ष मंदर, इनकी वो जो सलाहकार समिति बनी थी, परिषद बनी थी मनमोहन सिंह के समय, उसके हम्म। सदस्य भी थे। सर तीस्ता और तलवार भी उसकी सदस्य थी। यस, तो कई लोग थे। हम्म। वो पूरा गैंग जो है वो तो इनके इनके सचिवालय में काम कर रहा था उस समय, और ये देश की नीति बना रहे थे। मनमोहन सरकार कोई भी कानून बनाती थी या नीतिगत फैसला करती थी, तो हम्म। यहां तक सुनते हैं कि पहले फाइल जो है वो सोनिया गांधी के पास जाती थी। वहां से जब टिक लगती थी या संशोधन होता था, तब जाकर के वो आगे बढ़ती थी। तो ऐसी कंडीशन में अगर सोनिया गांधी और जॉर्ज सोरोस के लिंक हैं, और सत्तारूढ़ दल ये कह रहा है कि इस पर बहस हो, हम्म। और सोनिया गांधी पर जो, राहुल गांधी पर जो आरोप लग रहे हैं वो जवाब दें, बिल्कुल। तो क्यों भाग रहे हैं आप अडानी अडानी तो चिल्ला रहे हैं, लेकिन अडानी और मोदी, मोदी और अडानी के आगे आपके पास कुछ नहीं है। हम्म। आपके पास ये बताने को कुछ नहीं है कि आप अडानी मोदी क्यों कर रहे हैं। किसी भी एक मामले में अगर मोदी सरकार ने अनड्यू उनको सपोर्ट किया हो, कोई दस्तावेज आपके पास हो, आप रखो देश के सामने। बिल्कुल। लेकिन चूंकि आपके पिताजी पर बोफोर्स का एक कलंक लगा हुआ है, और जिसको आज तक आप धो नहीं पा रहे हैं, इसलिए मौजूदा प्रधानमंत्री पर कोई ना कोई काली खाप को पोतनी है। कभी आप राफेल का मुद्दा ले आते हैं, कभी आप अडानी का भूत ले आते हैं, कभी आप कुछ राग अलापना शुरू कर देते हैं। ये आरोप, इस तरह के एलिगेशन उस पर चस्पा होते हैं जिसकी छवि भ्रष्टाचारी की हो, बिल्कुल। जिसने अतीत में बहुत सारे धत्कर्म कर रखे हों, कारनामों को अंजाम दे रखा हो, जिसने कभी भ्रष्टाचार किया हो। नरेंद्र मोदी तो 13.5 साल गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, एक इतना रत्ती भर दाग नहीं लगा उनके ऊपर। और मार गुजरात दंगों को लेकर के उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जाती रही। किसी कमीशन ने, किसी एसआईटी ने, किसी आयोग, किसी भी कमेटी ने कभी उन पर कोई एक जरा सा इशारा भी नहीं किया। जब कहा जा रहा था कि साहब सेना बुलाने में समय लगा दिया, उसमें भी बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, बिल्कुल गलत एलिगेशन है, हम्म। उन पर यह आरोप लग ही नहीं सकता। सेना बिल्कुल प्रॉपर टाइम पर जो है तलब कर ली गई थी, सारे काम हुए हैं, सर। और जितनी भी मिनट्स हैं वो सारी चीजें। तो ये एक्चुअल में इनको लग रहा है कि देश की जनता हमें पूरी तरीके से रिजेक्ट कर रही है, और नरेंद्र मोदी को बार बार चुन रही है। तो हम अब ऐसा क्या करें, और हताशा में गलती पर गलती करते जा रहे हैं। पर सर, अगर ये कहते हैं कि सदन में, क्योंकि विपक्ष ये कहता है कि सदन में अडानी और मोदी के रिश्तों पर चर्चा हो, और सत्ता पक्ष कह रहा है कि सोरोस के साथ जो गांधी परिवार के रिश्ते उस पर जवाब दो, तो बात फंस गई है। आप देखिए कि संसद की कार्रवाई में हर 1 मिनट पर 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं, और ये विपक्षी पार्टियां, खासतौर पर राहुल गांधी, अडानी के मुद्दे में तो डीएमके उनके साथ नहीं है, समाजवादी पार्टी उनके साथ नहीं, ममता भी उनके साथ नहीं है, वो भाई बहन अकेले ही चले होते हैं अपने सांसदों को लेकर। तो सर, इससे नुकसान तो देश की जनता के, टैक्स पेयर के पैसे का हो रहा है। इनकी कहीं तो जवाबदेही बनती है। राहुल गांधी को आज सदन के बाहर ये कहते हुए सुना गया कि सदन चलाना सरकार की जिम्मेदारी है। तो फिर विपक्ष क्या कर रहा है सर? अगर सरकार को चलाना है तो विपक्ष बाहर ही बैठे, सरकार अपनी काम कर ले। तो ये किस तरह के एलओपी है सर? सिर्फ नौटंकी करेंगे, देश का पैसा बर्बाद करेंगे। और अडानी का भूत लेकर सर कब से चल रहे हैं। इनके भूत का कोई असर देश की जनता पर नहीं हुआ। सबको पता है अडानी एक बड़े कारोबारी हैं, यानी कि साफ है आप देश की अर्थव्यवस्था जो बड़ी रफ्तार से आगे बढ़ रही है उस पर ब्रेक लगाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जब राहुल गांधी या कोई भी ये कहता है कि सदन चलाने की जिम्मेदारी सरकार की है, हम्म। तो वो इनडायरेक्ट वे में ये भी कहता है कि हम गैर जिम्मेदार हैं, ये हम्म। हमारी जिम्मेदारी नहीं है, तो हम गैर जिम्मेदार हैं। तो वैसे ही आपको देश लेगा एक गैर जिम्मेदार आदमी के रूप में। अगर
आप खुलेआम ये बात कहते हैं कि बस सदन चलाने की जिम्मेदारी केवल सरकार की है। इसका मतलब आप जिम्मेदार आदमी नहीं हैं। तो फिर अगर आपको ये सिला मिल रहा है चुनाव दर चुनाव, अभी 4 राज्यों के चुनाव हुए हैं ना अंजू जी। हम्म। 4 राज्यों में जम्मू कश्मीर की जनता ने इनको रिजेक्ट किया है, 90 के सदन में केवल 6 एमएलए। हम्म। झारखंड की जनता ने भी रिजेक्ट ही किया है, अगर 81 में से केवल 16 सीटें आपकी आ रही हैं। बिल्कुल। हरियाणा 10 साल भारतीय जनता पार्टी रही, इसके बावजूद तीसरी बार फिर भारतीय जनता पार्टी को ही वहां पर सरकार बनाने का मौका दिया जनता ने। इसका मतलब वहां की जनता ने फिर आपको रिजेक्ट किया, तीसरी बार रिजेक्ट किया। महाराष्ट्र में सज्जाद नोमानी से लेकर के जितने भी आप तीर छुड़वा सकते थे, फतवे जारी करवा सकते थे, वोट जिहाद के रास्ते पर जा सकते थे, आपने सारा कुछ किया। बिल्कुल। नतीजा क्या निकला? अब ईवीएम ईवीएम चिल्ला रहे हैं। तो जब बहन जी आपकी 4 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत करके आती हैं, तब आप मांग नहीं करते कि ईवीएम की जांच करो, गड़बड़ हो गया। 4 लाख से ज्यादा वोट कैसे मिल गए प्रियंका गांधी वाड्रा को? जब तेलंगाना में आपकी सरकार बनती है तब आप ईवीएम ईवीएम नहीं चिल्लाते। कर्नाटक में बनती है तो ईवीएम बिल्कुल ठीक काम करता है। हिमाचल में सरकार बनती है तो वहां भी ईवीएम ठीक ही काम करता है। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी किसी स्टेट में जीतती है, ईवीएम का चरित्र हनन शुरू हो जाता है। तो मजाक बना के रखा हुआ है क्या? डेमोक्रेसी ऐसे चलती है क्या? और लोग क्या इन ड्रामेबाजी को और ये जो बदलते हुए तुम्हारे दोगलेपन के बयान हैं, इनको समझ नहीं रही है क्या? तो जो कुछ भी ये कर रहे हैं, और अब तो अच्छा है, पहले ये अकेले करते थे पार्लियामेंट में, अब इनकी बहन जी और आ गई साथ में, तो दोनों मिलकर के जो है नाटक नौटंकी साथ साथ कर रहे हैं। तो अब दोनों जी। पूरे देश की जनता की आंखों में आ रहे हैं। उनको पता लग रहा है कि जो डब्बा अभी तक बंद था कुछ साल पहले तक, एक भ्रम बना हुआ था, जैसे ही डब्बा खुला है वैसे ही पता चल गया कि अंदर माल क्या है। पर सर, ईवीएम के मामले पर आप देखिए कि चुनाव आयोग ने तो बाकायदा वो लिस्ट जारी कर दी कि वीवीपैट का जो मिलान किया गया था ईवीएम के साथ बिल्कुल सही रहा है। महाराष्ट्र में कहीं कोई धांधलेबाजी नहीं हुई। उसके बावजूद आप देखिए, एक दिन पहले केजरीवाल ने मुलाकात की शरद पवार के साथ, अभिषेक मनु सिंह भी वहां पर थे, और आज ये सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं फिर से ईवीएम का रोना लेकर। तो सर, कब तक रोते रहेंगे? केजरीवाल को याद नहीं है कि 2015 में 67 सीटें मिली, 70 में तब ईवीएम हैक नहीं हुई, 20 में भी ईवीएम हैक नहीं हुई, 62 सीटें आई उनकी। तो इस बार उनको भी लग रहा है कि पत्ता साफ होने वाला है दिल्ली से, इसलिए अभी से उन्होंने ईवीएम का रोना रोना शुरू कर दिया। आखिर कब तक सर ये ईवीएम के नाम पर इतना स्यापा करते रहेंगे? जनता ये सब चीजें देखती रहती है, तह लगा करके रखती रहती है। अरविंद केजरीवाल तो आप सही कह रही हैं, इस बार तो इनका इनको इतनी लंबी पूंछ लगाएगी दिल्ली की जनता कि पूरा देश और विदेश भी देखेगा। क्योंकि लोगों को ये गलतफहमी हो जाती है कि साहब 64 सीटें मिल गई या 67 सीटें मिल गई। वो कह नहीं रहे थे वहां विधानसभा में खड़े होकर के, कौन है ये एलजी? दिल्ली के मालिक तो हम हैं। अब दिल्ली की जनता ही बताएगी अरविंद केजरीवाल को कि दिल्ली का मालिक जनता है, ये नहीं है या कोई और नहीं है। जनता जनार्दन ही मालिक होती है, वो ही किसी को बनाती है, वही किसी को ला करके बैठाती है और वो ही लात मार करके बाहर फेंक देती है। तो ये जितनी चुनाव से पहले पेशबंदी कर सकते हैं कर रहे हैं। मैं आपके प्रोग्राम में ही कह चुका हूं, इसलिए बार बार रिपीट नहीं करूंगा। दिसंबर 2023 के विधानसभा चुनाव के नतीजे देख लीजिए, हरियाणा का विधानसभा चुनाव का नतीजा देख लीजिए, लोकसभा में जितनी सीटें ये लड़े और कितनी है जीते वो देख लीजिए। दिल्ली में जहां इनकी सरकार है, 2014 में हारे, 2019 में हारे, 2024 में हारे, एक सीट नहीं मिली। और इस बार तो 5.5 महीने तिहाड़ी हो बन करके बाहर आए हैं। इनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो है वो तिहाड़ में रह करके आए हैं 1.5 साल। इनके स्वास्थ्य मंत्री करीब करीब
2 सवा 2 साल अंदर रह करके बाहर आए हैं। तो इस बार तो मतलब एक्सपीरियंस होल्डर हैं ये जेल में रहने के भी। तो इस बार तो जनता और स्वाति मालीवाल से लेकर के बीजेपी के भी तमाम नेता अब क्षेत्रों में जा रहे हैं, मोहल्लों में जा रहे हैं, कॉलोनियों में जा रहे हैं। जो दिल्ली के भीतर 360 370 के आसपास गांव पड़ते हैं, उन गांव की गलियों को दिखा रहे हैं, सड़कों को दिखा रहे हैं, रास्तों को दिखा रहे हैं। वहां जो सुविधाएं असुविधाएं हैं उनको एक्सपोज कर रहे हैं कि इतने सालों तक आप यहाँ मुख्यमंत्री बने हुए हैं, राज कर रहे हैं, और जो आप लंदन और पेरिस बनाने की बात कर रहे थे, आपने दिल्ली का क्या करके छोड़ा हुआ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप इतनी गुलाबी तस्वीर खींचते हैं बैठ करके जी। कि साहब जैसे अमेरिका को भी आपने पीछे छोड़ दिया है। जब जमीन पर लोग जाते हैं तो समझ में आता है, यही समझ में नहीं आ रहा है कि गड्ढे हैं कि सड़क है, सड़क गड्ढों में है या गड्ढे सड़कों में है। तो ये हालत करके छोड़ी हुई है आपने इस दिल्ली की। तो इस बार ये जो पेशबंदी करते घूम रहे हैं, कभी शरद पवार के यहाँ जा रहे हैं, कभी किसी के यहाँ जा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि इनको पता चल रहा है कि इस बार क्या दुर्गति होने वाली है। और जिस तरह का वातावरण इस समय बना हुआ है, जी। लोकसभा चुनाव में जरूर जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के समर्थक वोटर थे उनकी थोड़ी सी लापरवाही, थोड़ा आलसी स्वभाव सामने आया था, जिसकी वजह से अकेले दम पर भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटें मिल पाई और 272 क्रॉस नहीं कर पाए। लेकिन उसके बाद अगर आप ट्रेंड देखें, आप जम्मू कश्मीर का देख लीजिए, झारखंड का देख लीजिए, हरियाणा और महाराष्ट्र का देख लीजिए, लोग जैसे नींद से जागते हैं, अरे ये क्या हो गया। तो जब आदमी जाग जाता है कि भाई हमारी वजह से इस बार मोदी जी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, थोड़ी कमी रह गई, तो फिर भर भर करके देते हैं और प्रायश्चित करते हैं। तो वो प्रायश्चित का दौर इस समय चल रहा है। और जिस सर। तरीके से हिंदू एकजुट हुए हैं हरियाणा और महाराष्ट्र में, और जम्मू कश्मीर में भी मैं तो कहूंगा कि एकजुट हुए हैं, तो क्या अरविंद केजरीवाल को इतनी अकल नहीं है या इतनी बात समझ में नहीं आ रही है कि इस समय जो अंडर करंट चल रहा है हिंदुओं में जी। एकजुटता का, तो वो क्या गुल खिलाएगा यहाँ दिल्ली में भी। बिल्कुल सर, इसीलिए डरे हुए हैं और इसीलिए पेशबंदी कर रहे हैं। लेकिन सर, मैं फिर से जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर आ रही हूँ। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के सीएम, उन्होंने यहाँ तक कहा था कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो तोड़ो यात्रा थी, उस यात्रा के दौरान सोरोस की कंपनी जो है, उसके फंड पर चलने वाली कंपनी के एक वाइस प्रेसिडेंट भी नजर आए थे, शेट्टी, राहुल गांधी के साथ। तो 180 एनजीओज ने राहुल गांधी की उस यात्रा को फंड किया था, जिनका सीधा सीधा कनेक्शन जॉर्ज सोरोस से है। तो उसकी तहकीकात होनी चाहिए। अब आपको लगता है कि बीजेपी अगर सदन में खड़े होकर सबूतों के साथ उनके सांसद आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी के सोरोस के साथ रिश्तों पर, तो बात आगे बढ़ेगी? क्या बात जांच तक पहुंचेगी, या ये बहस बहसाई के साथ ही खत्म हो जाएगी, सदन सेशन खत्म होने के साथ ही? अंजू जी, देश को आश्वस्त रहना चाहिए हम्म। कि इस बार नरेंद्र मोदी चुप बैठने वाले नहीं हैं। जब बिलो द बेल्ट किसी पर प्रहार किए जाते हैं और कोई ईमानदार आदमी हो, देश के प्रति समर्पित भाव से काम कर रहा हो और 24/7 काम कर रहा हो, तो उसकी ईमानदारी पर प्रश्न चिन्ह खड़े करने के लिए झूठ बोले जाएं, तो फिर ये तो सारे ही हमाम में नंगे हैं। इनमें कौन सा ऐसा है जो दूध का धुला हुआ अपने आप को बता सकता है। जितने इंडी अलायंस के घटक दल हैं, एक आध को तो मैं कहता नहीं, सारे के सारे भ्रष्टाचारी हैं, भ्रष्टाचार में डूबे रहे हैं। कोई ना कोई जांच इनके नेताओं के खिलाफ, इन लोगों के खिलाफ कभी ना कभी हुई है। नरेंद्र मोदी पर तो आज तक भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा है। तो जो भी देवेंद्र फडणवीस ने कहा है उसकी जांच होनी ही चाहिए। और एक बात और, जब ये 18वीं लोकसभा का पहला सत्र हुआ था जिसमें राष्ट्रपति साहिबा का अभिभाषण हुआ था, और उसमें ये राहुल गांधी भी बोल रहे थे, दूसरे लोग भी बोले थे, और बाद में प्रधानमंत्री ने जवाब दिया था। उस समय प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक बात कही थी
कि ये जो इकोसिस्टम है, इसको अब उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। जी। और ये इकोसिस्टम सिर्फ देश के भीतर नहीं है, अलग-अलग राजनीतिक दलों के भीतर भी है। ये विदेशों में बैठा हुआ भी है। वहाँ से भी तमाम तरह की मुहिम चलाता है भारत के खिलाफ। मैं ये नहीं कह रहा कि मोदी के खिलाफ चलाता है, भारत के खिलाफ चलाता है। और सबकी शिनाख्त हो चुकी है, सब पहचान में आ चुके हैं कौन-कौन है, कौन कहाँ खड़ा है, किसका इरादा क्या है, मोटिव क्या है और इसके पीछे कौन-कौन सी ताकतें हैं। तो ऐसे में अब मुझे लगता नहीं है कि कोई बख्शीश होगी। वो होता है ना कभी-कभी कि अति जो है वो कई बार कहते हैं कि अंत में तब्दील होती है, अति का अंत होता है। तो 99 गाली तक तो कृष्ण भी जो है चुप ही रहे थे, हुँ, लेकिन जब 100वीं गाली हुई तो सुदर्शन चक्र चल गया था। तो मुझे लगता है कि सुदर्शन चक्र अब चल गया है। हम ये नहीं कहेंगे कि अभी चलना बाकी है या चलने वाला है, चल हुँ, चुका है। वरना जेपी नड्डा को सदन में खड़ा होकर के इनके जो नेक्सस हैं जॉर्ज सोरोस के साथ सोनिया गांधी के, उस पर जेपी नड्डा बात नहीं करते, कोई और कर लेता। बिल्कुल। चूंकि इनके पास तथ्य आ चुके हैं, जांच पड़ताल हो चुकी है, दस्तावेज इनके हाथ में हैं, इसलिए आप तय मान लीजिए कि कार्रवाई होगी और जल्दी होगी। सर, और एक तस्वीर मैं जाते-जाते उसका ज़िक्र ज़रूर करना चाहूँगी आपके साथ कि फ़िलिस्तीन के राजदूत ने प्रियंका वाड्रा से मुलाकात की, उनको बधाई दी कि वो वायनाड से चुनाव जीत कर आई हैं। मुझे तो नहीं याद पड़ता सर कि किसी देश के राजदूत ने किसी एमपी से इसलिए मुलाकात की हो कि वो चुनाव जीत कर आए हैं। प्रियंका वाड्रा फ़िलिस्तीन के पक्ष में, हमास के पक्ष में जो 100-100 ट्वीट उन्होंने किए, शायद उसी का इनाम देने के लिए पहुँचे हुए थे वहाँ पर वो। एग्जैक्टली exactly, आप बिल्कुल सही पहचान पाई हैं। और देखिए बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर कितनी बर्बरता हुई है, हुँ, क्या क्या अत्याचार नहीं हो रहे हैं। और मजाल है कि बहन भाई जो हैं वो कोई मुहिम चलाएं कि बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाने के लिए मोदी सरकार कुछ करे, हुँ। कुछ नहीं, एकदम खामोशी है। यहाँ जो ड्रामे होते हैं बैठ करके दिल्ली में और देश के भीतर, वो सब हमारे आपके सामने है। फिलिस्तीन पर फिलिस्तीन के राजदूत मिले हुँ, या ये फिलिस्तीन के पक्ष में, या मैं कहूं कि हमास के ही पक्ष में से ही जिस तरह के ट्वीट करती हैं, हुँ। तो उसके पीछे इनका मोटो क्या था? मोटो ये नहीं था कि वहाँ हमास के प्रति कोई ये इनके दिल पर बोझ पड़ गया और इजराइल ने बड़ा वो कर दिया। इनको एक्चुअल में वायनाड के मुसलमानों को एड्रेस करना था, बिल्कुल। एक पोस्चरिंग लेनी थी, वहां एक मैसेज भेजना था कि देखो मैं हमास पर अगर हमले हो रहे हैं तो यहाँ बैठ करके कितनी द्रवित हुई पड़ी हूँ और मैं मुसलमानों के साथ किस तरीके से खड़ी हूँ, चाहे यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर है जहाँ पर अटैक हो रहे हैं, लेकिन मेरा मन मयूर जो है रो रहा है। तो उसका फायदा उनको वायनाड में मिल गया। सर, उपराष्ट्रपति के खिलाफ राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाना, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये भी सोरोस के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए किया गया? 2-3 कारण हैं, उस पर मैंने एक वीडियो अपना भी बनाया था, चैनल पर चल रहा है। हुँ, हुँ, कारण यही हैं, एक तो ये इंडी अलायंस में अलग-थलग पड़ गए हैं। ममता बनर्जी को अब वो लोग फैसला कर चुके हैं, उनको नेता बनाएंगे। हुँ, अगर कहीं कोई थोड़ा बहुत 1-2 दलों की अल्टा-पल्टी हो गई, उनका मन बदल गया लास्ट में, तो मुझे लगता है अंजू जी अब थर्ड फ्रंट जो है वो अस्तित्व में आएगा। हुँ, और ये लोग जिनको कांग्रेस के साथ जाना है, जो यूपीए के दौर में भी थे, वो रहे इनके कांग्रेस के साथ, पर जो बाकी के दल थे वो अपना एक थर्ड फ्रंट बना लेंगे और ममता बनर्जी उसकी अगुवाई करेगी। क्योंकि अखिलेश यादव अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे थे डे वन से। हुँ, मैंने तब भी कहा था कि जरा थोड़ा टाइम गुजरने दीजिए। हुँ, अखिलेश यादव आज तो कांग्रेस वालों के
बगल में घुस करके बैठे हैं उनकी दीर्घाओं में। मुलायम सिंह यादव ने ये काम कभी नहीं किया, और देख लीजिए इस सत्र में वो हो गया जो मैं कह रहा था। अखिलेश यादव अब दूसरी बेंचों पर बैठ रहे हैं, वो राहुल गांधी के साथ नहीं बैठ रहे हैं। अवधेश कुमार भी पीछे की तरफ चले गए हैं, वो भी फ्रंट रो में नहीं बैठ रहे हैं। तो जो कुछ राहुल गांधी की एरोगेंसी ने करिश्मा किया है, उसका असर अब इन्हीं के जो इंडिया अलायंस के घटक दल थे उन पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसलिए ये लेकर के आए हैं। इनको भी पता है कि इनके पास अंक नहीं है, और राज्यसभा में, और वैसे भी मतलब एक मजाक बना के रखा हुआ है। जो देश का उपराष्ट्रपति होता है वो पदेन सभापति होता है। वो लोकसभा के स्पीकर की तरह चुन करके नहीं आता है, उसको सांसद नहीं चुनते हैं। तो आपके अविश्वास प्रस्ताव का कोई मतलब भी नहीं है, आप उसको उनको हटा भी नहीं सकते हैं। वो फिर भी सभापति ही रहने वाले हैं। फिर भी मन बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। तो सर, अगर मजेदार ये इनको कि 14 दिन का कुछ पीरियड होता है ना, कि आपको अगर ऐसा कोई नोटिस देना है तो 14 दिन पहले देना चाहिए। ये तो सत्र ही खत्म होने जा रहा है सर, तो ये तो सिर्फ एक ढकोसला है, दिखावा है, इसके अलावा और कुछ है भी नहीं। आज कपिल सिब्बल रो रहे थे कैमरों पे, वो कह रहे थे कि साहब वो देखिए ये जो नोटिस प्रस्ताव दिया गया है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। कहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे? 20 दिसंबर को सत्र खत्म हो रहा है। तुम्हें भी पता है, तुम तो कानून के बड़े भारी जानकार हो, तो तुम्हें पता नहीं है कि 14 दिन का नोटिस दिया जाता है? तो 14 दिन पहले, 15 दिन पहले दे दिया होता। तो जानबूझ करके ये नाटक नौटंकी केवल इसलिए कि जो विरोधी दल इनसे छिटक रहे हैं उनको चलो जगदीप धनखड़ के नाम पर ही फिर से एक आखिरी कोशिश कर ली जाए जोड़े रखने की, और इसके पीछे और कोई हेतु नहीं। पर सर, इस बार जिस तरीके से सदन में सोरोस और गांधी परिवार के रिश्तों को लेकर चर्चा हो रही है सबूतों के साथ, तो जैसा आपने कहा कि उम्मीद रखनी चाहिए कि बहुत जल्द इस दिशा में केंद्र सरकार किसी जांच का आदेश भी दे सकती है, और शायद इसीलिए सारे ड्रामे राहुल गांधी कर रहे हैं और हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं सदन के अंदर जाने की, इसीलिए बाहर परिसर में ही ये नौटंकी हो रही है। सर, आपने विस्तार से इस विषय पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आज वो नौटंकी खत्म हो गई उनकी। उन्होंने कह दिया कि स्पीकर से मेरी बात हो गई, जो डेरोगेटरी रिमार्क्स मेरे ऊपर थे मैंने निवेदन किया है कि उनको हटवा दीजिए। स्पीकर ने कहा है कि मैं देखूंगा। तो हम तो सदन चलाना चाहते हैं, हम सदन अब चलाएंगे। तो भैया सदन चलाना था तो 25 नवंबर से 11 दिसंबर तक नाटक नौटंकी क्यों कर रहे थे? रोज ड्रामा क्यों कर रहे थे? 25 नवंबर से चला लेते अगर इतने ही समझदार थे। लेकिन जब घिर गए बहुत बुरी तरीके से, वो होता है ना कि गड्ढा आप किसी और के लिए खोदते हो और गिरते खुद हो, तो वही हुआ है इनके साथ। अब जाकर के इनको अकल आ गई है। बहुत बहुत धन्यवाद अनुज जी याद करने के सर, लिए। थैंक यू। सर नहीं, उनकी क्रिएटिविटी खत्म हो गई होगी सर। आइडिया, कितने आइडिया होंगे। थैला लेकर आ गए, मास्क पहन कर आ गए, दूसरों को मास्क पहना दिया, और कितनी क्रिएटिविटी लाएंगे। तो मुझे लग रहा है अगले सेशन के लिए उन्होंने बचा के रखे होंगे ये आइडिया, इसलिए सब कुछ उन्होंने आज खत्म कर दिया। इतने ब्रिलियंट आदमी को आप चैलेंज मत करो, उनके पास आइडियाज की कोई कमी नहीं है। वो कल सुबह ही ऊंट पे बैठे हुए दिखाई दे सकते हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।